हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TCI ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12 का जो मॉडल पेपर जैक ने रिलीज़ किया है उसे लेकर के आया हूँ। फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका पैटर्न जो है कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट 35 मार्क्स जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और नेक्स्ट 35 सब्जेक्टिव होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे, मीन्स ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स। और आज हम ऑब्जेक्टिव को एक एक करके डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। तो इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज कैरी कर रहा है तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 कूलम शुड हैव 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 कूलम हैविंग 1 बाय 1.6 इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स और 1 अपॉन 1.6 कितना होता है, 1 बाय 1.6 का वैल्यू कितना होता है 0.625 और यहाँ पे इंटू 10 का पावर माइनस 19 है तो 19 हो गया। 10 का पावर माइनस 19 नहीं, 10 का पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ से हम एक जीरो इसमें डाल देते हैं और ये बन जाएगा 6.25। यहाँ से एक इसका पावर को कम करके इसको हम कर देते हैं 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना के बराबर होगा, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया गया है कि 2 चार्ज है हमारे पास, एक 1 माइक्रोकूलम का और दूसरा 5 माइक्रोकूलम का। हमारे पास 2 चार्ज है, पहला चार्ज 1 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज 5 माइक्रोकूलम। ठीक, तो हमारे पास 2 चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। इसके बीच का सेपरेशन नहीं दिया हुआ, कुछ भी सेपरेशन होगा, मान लेते हैं R है। ठीक है, अब हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वो फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, फोर्स का रेशियो पूछ रहा है। मीन्स इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के कारण क्या फोर्स होगा और इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के कारण क्या फोर्स होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फोर्स का जो इक्वेशन होता है, 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका जो इक्वेशन होता है वो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। ये कूलम्स लॉ से हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला को इस इक्वेशन में जब हम अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे Q1 और Q2 तो दोनों के लिए सेम है, सेम ही रहेगा। इस दोनों का प्रोडक्ट तो दोनों के लिए सेम रहेगा। मतलब अगर हम इस चार्ज के ऊपर इसके कारण फोर्स निकालने का प्रयास करेंगे तो F विल बी इज इक्वल टू K, F विल बी इज इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 5 माइक्रोकूलम था, 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपॉन R तो नहीं दिया हुआ है तो R स्क्वायर। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं और ये हो गया हमारा फोर्स ऑन B ड्यू टू A। और दूसरा हम अगर फाइंड करते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो ये हमको क्या मिलता है, ये भी हमको K इंटू 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर के बराबर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही फोर्स जो है वो सेम मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। और चूंकि यहाँ पे चार्ज दोनों प्लस था तो ये कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव होगा। मतलब कि
ये जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम को जितना फोर्स से रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये उसको रिपेल करेगा, और ये दोनों ही फोर्स बराबर होगा। इसलिए जो फोर्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1:1। ये जो फोर्स का रेशियो है उसका क्या हो जाएगा आंसर 1:1। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो दोनों फोर्स बराबर होता है। मतलब कि कोई भी दो फोर्स हो, दो चार्ज हो, कोई भी दो चार्ज हो, एक चार्ज जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही के बराबर का फोर्स दूसरा चार्ज भी पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये बता रहा है कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हो और तीनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए, 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया जाए और तीनों का कैपेसिटेंस जो है वो C हो, तीनों का कैपेसिटेंस C हो, और तीनों को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो इसका नेट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा। तो हम लोग नेट कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है वो 1/C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के हेल्प से निकाल लेंगे। तो हमारे पास C1, C2, C3 तीनों क्या है C मीन्स तीनों बराबर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं 1/C नेट बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तीनों C है इसलिए तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा C, और ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1 1/C नेट इक्वल टू, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है यहाँ से 3/C, और ये किसका वैल्यू है 1/C नेट का वैल्यू है 3/C, मीन्स ये इसका रेसिप्रोकल है C नेट का। तो 1/C नेट का वैल्यू है 3/C, इसलिए C नेट हो जाएगा C/3। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक स्फेरिकल सेल दिया गया है जिसके ऊपर चार्ज डाला गया है, ठीक है। एक स्फेरिकल सेल को जब हम चार्ज करेंगे तो इस सेल के अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, ठीक है। तो जब स्फेरिकल सेल को हम लोग चार्ज करेंगे तो इसके अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि यहाँ सेल के सेंटर से लेकर के इसके सरफेस तक का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेल का सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसी के बराबर होता है। और हम लोग इसको पोटेंशियल इक्वल टू V इज इक्वल टू KQ/R के बराबर लिखते हैं। और यहाँ पे ये जो R है वो इस सेल का रेडियस है। अगर हमको इसके बाहर का पोटेंशियल चाहिए कोई पॉइंट P पे, और इसका डिस्टेंस अगर यहाँ से R है, तो ये हो जाता है V outside the spherical cell at point P will be is equal to KQ/r। लेकिन अंदर का अगर हमको चाहिए V in, तो V in जो है वो KQ/R के ही बराबर होता है। मतलब कि इसके अंदर में हम कहीं भी चले जाएं तो पोटेंशियल चेंज नहीं करता है, वो सरफेस के पोटेंशियल के ही बराबर का पोटेंशियल पोसेस करता है। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मॉडल पेपर में जो आपका आंसर दिया हुआ है वो बी के जगह पे सी दिया हुआ है। सी आंसर इसका नहीं है, आंसर इसका बी है। तो जैक ने रिलीज जो आंसर किया है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताया गया है कि एक VI कर्व है, एक VI कर्व है। तो VI कर्व हम लोग कैसे बनाते हैं, कहीं भी अगर कर्व हमको बनाना है और इस तरीके से अगर VI हो तो जो पहले है उसको हम लोग Y एक्सिस में लेंगे और जो बाद में उसको X एक्सिस में लेंगे। मतलब इधर में हमको V लेना है और इधर की ओर हमको I लेना है। यहाँ पे V हमको पोटेंशियल बता रहा है और I करंट, ठीक है। तो VI कर्व जब हम किसी ओमिक मटेरियल के लिए बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और ये जो कर्व है ये V एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस मटेरियल का रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। R इज इक्वल टू V/I होता है। ओम्स लॉ हमको क्या बताता है, V इज इक्वल टू IR, और यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन पे आ सकते हैं, R इज इक्वल टू V/I, ठीक है। यहाँ पे अगर हम
इस कर्व में एक भी एक्सिस से एक लाइन खींचे और एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करें, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, यहाँ पे बचेगा हमारा 90 माइनस थीटा, और इस एंगल के लिए यहाँ से यहाँ का जो ये वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा भी, क्योंकि ये हम पैरेलल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए हैं, तो ये अगर भी है तो ये भी होगा भी, और अगर ये यहाँ पे आई है तो हम लोग यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा के लिए लिखेंगे। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये भी, और ये बेस हो गया आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेन 90 माइनस थीटा बराबर भी अपॉन आई, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, इसीलिए कोट थीटा बराबर भी अपॉन आई, और भी अपॉन आई क्या है? रेसिस्टेंस है, इसीलिए रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर बराबर कोट थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन है कोट थीटा, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो मॉडल पेपर में जैक रिलीज किया है आंसर, वो आंसर नंबर सी दिया है, और ये गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक इक्वेशन दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके से समेशन समेशन ई बराबर समेशन आई आर, और हमें पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो किरचॉफ्स का किस लॉ को बता रहा है। तो किरचॉफ्स ने का जो है हमारे पास दो लॉ है। किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है वो हमको जंक्शन लॉ बताता है, और ये बताता है कि किसी भी जंक्शन पे जहाँ पे बहुत सारा वायर्स आकर के जुड़ा हुआ है, उसमें नेट इन करंट इज इक्वल टू नेट आउटपुट करंट। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे I1 I2, ये हो गया I3, ये हो गया I4, और ये हो गया I5। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है, ये जो जंक्शन है जहाँ पे आकर के ये सारा मिला है, वहाँ पे उस पॉइंट की तरफ दो करंट जा रहा है I1 और I2, और इस पॉइंट से ये तीनों करंट जो है वो बाहर निकल रहा है। तो ये तीनों जो बाहर निकल रहा है वो हो गया I3 प्लस I4 प्लस I5, और जो किरचॉफ्स लॉ बताता है वो बताता है नेट इनपुट करंट इज इक्वल टू नेट आउट करंट। मतलब किसी जंक्शन में जितना करंट आया उतना ही करंट यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब कि ये दोनों जो है सो आपस में बराबर होगा, और ये इस लॉ को नहीं बता रहा है। सेकेंड लॉ क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल का सम जीरो होगा। मतलब जितना भी एलिमेंट्स होंगे इस सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में जितना भी एलिमेंट्स होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, और यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है वो हो गया E। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किट में देखेंगे तो जो एक और हम यहाँ पे सेल लगा देते हैं, और ये हो गया, मान लेते हैं ये E1 और ये E2। अब यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल हम लोग अप्लाई किए हैं वो E1 प्लस E2 के बराबर अप्लाई किए हैं, और जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो रेसिस्टेंस में, ये तीनों रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है R1 R2 और R3 में। तो यहाँ अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो हम लोग इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको क्या लिखेंगे? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ये जो सम है इसको हम लोग जब समेशन के साइन के साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ I R। ठीक है, मतलब कि ये जो इक्वेशन हमको दिया गया है ये किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमको दिया गया है द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 120 सेंटीमीटर। On shunting the cell with a resistance of 4 ohm, the balancing point shifts to a length of 60 सेंटीमीटर। मतलब पहले 120 सेंटीमीटर था, अब वो शिफ्ट होकर के 60 सेंटीमीटर पे आ गया है। तो हमें इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर में यहाँ पे 120 सेंटीमीटर पे इसका बैलेंसिंग लेंथ आ रहा था 120 सेंटीमीटर पे। जब हम इसके अक्रॉस
4 ओम का रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, कितना 4 ओम का रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? 60 सेंटीमीटर पे। तो हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं इस किसी सेल के लिए, ईएमएफ बराबर क्या होता है? I इंटू आर प्लस कैपिटल आर, और जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम ये दोनों को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? E अपॉन V बराबर R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, और इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रेसिस्टेंस का रेशियो है, मतलब ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और टोटल रेसिस्टेंस ही है सिर्फ इसमें, मतलब कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर का बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए इसको हम मान लेते हैं अगर L1 और ये L2। अब हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन से लिख सकते हैं R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L1 अपॉन L2, और यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L1 अपॉन L2 के बराबर। ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं R बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग फॉर्मुलेट कर लिए। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? R बराबर कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्मॉल r मीन्स इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर कैपिटल R, कैपिटल R कितना है? 4 ओम। L1 कितना है? पहले था 120, इसको लगाने के बाद हो गया 60 और माइनस 1। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 इंटू 120 माइनस 60 अपॉन 60, यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 60 अपॉन 60, और ये कट करके 1 के बराबर हो गया, और यहाँ से 4 ओम का रेसिस्टेंस हमको मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 6 के क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है 4 ओम, और ये है ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये पूछ रहा है कि किस कंडीशन में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मैक्सिमम होगा। तो हम लोग जानते हैं F जो होता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी के बराबर होता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज जो है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर बी है, तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना के बराबर लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी के बराबर लगेगा। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इस एरिया में, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है। ठीक है, मतलब कि ये बाहर की ओर आ रहा है, और इसमें एक चार्ज हम प्लेस किए जिसका चार्ज Q है, और इसको अगर हम v वेलोसिटी से इधर की ओर मूव करवाएं तो इसमें जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो Q v क्रॉस b के बराबर लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये v क्रॉस b जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इसीलिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो Q भी b साइन थीटा के बराबर मिलेगा हमको, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा, और ये डायरेक्शन होगा इसका n कैप। तो इसको तोड़ने पे क्या मिलता है? Q भी b साइन थीटा, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, मतलब साइन 90 बराबर 1, और जब ये 1 होगा तब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो F जो होगा वो कितना के बराबर होगा? साइन 90 पे Q भी B के बराबर, और ये जो है वो मैक्सिमम फोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक कॉइल है जिसमें 70 नंबर ऑफ टर्न्स है। इस कॉइल में कितना टर्न्स है? 70 है, तो n बराबर कितना हो गया? 70। और इस कॉइल का जो एरिया है, ये जो एरिया है, मतलब कि जो कॉइल होता है इसको अगर हम इस तरीके से व्यू करें
तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये दिया हुआ है वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ए दिया हुआ है हमको, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ए दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 20 एम्पियर, मतलब आई बराबर 20 एम्पियर। इसमें करंट कितना है, आई बराबर 20 एम्पियर। और बोल रहा है ये जो में जो थीटा का एंगल है ये राइट एंगल पे बना रहा है, एक्सिस जो है इसका वो एट राइट एंगल है, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है ये वो बी बराबर 0.2 टेस्ला, उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है 0.2 टेस्ला। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना टॉर्क लगेगा। तो हम लोग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉ बराबर NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। आप इसको बीना साइन थीटा से भी याद रख सकते हैं, टॉ बराबर बीना BINA इसको कैपिटल N कर देते हैं, BINA बीना साइन थीटा। ठीक है, जब हम सारे वैल्यूज को इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको मिलता है 0.2, B बराबर 0.2 इंटू आई है हमारा 20 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू N है हमारा 70, तो ये हो गया 70 इंटू ए है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको क्या करेंगे 400 अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर था। और उसके बाद साइन थीटा, तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, ये तो हो गया 1। और अब यहाँ से हम सबको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है। ये टॉ बराबर हो जाएगा तो सारे को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 11.2 न्यूटन मीटर के बराबर का टॉर्क हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 11.2 न्यूटन मीटर होगा, और ऑप्शन में 11.2 न्यूटन मीटर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो 11.2 न्यूटन मीटर है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम देखते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम क्या चेंज करें कि वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसको हमको क्या करना है अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अमीटर क्या होता है, अमीटर एक करंट को मेजर करने का हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में। जिस सर्किट में हमको करंट फाइंड करना होता है उस सर्किट में हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं करंट फाइंड करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास रेसिस्टेंस है यहाँ पे R, और इस रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेसिस्टेंस के सीरीज में इस अमीटर को कनेक्ट करेंगे और हम लोग इसमें करंट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमको ये गैल्वेनोमीटर को अमीटर के जैसा वर्क करवाना है तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग दो तरह का चेंजेस कर सकते हैं। एक तो इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हम एक शंट रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, मतलब एक बहुत ही कम रेसिस्टेंस का, बहुत ही लो रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। तो ये जो सीरीज में अगर हम रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं अमीटर के जैसा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसका करंट को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर हम सीरीज में लगा दें रेसिस्टेंस तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था वो करंट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि इस सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर हम इस कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे लगाते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे हम एक शंट रेसिस्टेंस लगा दिए। अब क्या होगा, ये चूँकि ये रेसिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ये रेसिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इसमें रेसिस्टेंस में ये रेसिस्टेंस ऐड होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और सारा का सारा करंट इस पास से होकर के गुजर सकता है और बहुत ही लिटिल करंट इसमें पास होगा, बहुत ही छोटा करंट इसमें पास होगा और उस करंट को ये मेजर कर सकता है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी गैल्वेनोमीटर को अगर हमको अमीटर के जैसा यूज करना है तो हमको एक शंट रेसिस्टेंस लगाना होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वी शुड कनेक्ट अ शंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।